हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। जैसा कि हम भारत की नदियां पढ़ रहे हैं, भारत की नदियों को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला हिमालयी नदियां, दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। हिमालय की नदियों को हमने तीन भागों में बांटा था: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तीन टॉपिक में से हम दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। सिंधु नदी तंत्र कंप्लीट कर लिया है हमने, गंगा नदी तंत्र कंप्लीट कर लिया है हमने। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप अपना मैप, एटलस पास रख लें ला करके और कॉपी पेन उठा लें और जो जो पढ़ते जाएं वो नोट करते जाएं। चलिए ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं पूरा का पूरा। देखिए, हमने पढ़ा है पिछली क्लासों में, यहाँ पर तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी पर, तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी पर मानसरोवर झील है। यहीं पर मानसरोवर झील है। ये कौन सी झील है? मानसरोवर। लिखते चलेंगे। मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के पास स्थित चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलती है, जो उत्तर पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होती हुई भारत में एंटर करती है। मानसरोवर झील के पास ही स्थित, मानसरोवर झील के पास ही स्थित राकस ताल से सतलज नदी निकलती है। एक तो सिंधु नदी और ये सतलज नदी, ठीक। यहीं पर मानसरोवर झील के पास ही स्थित जो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर स्थित है, उसी का भाग है आंग्सी ग्लेशियर, उसी का भाग है आंग्सी ग्लेशियर। देखिए, इसी का भाग है आंग्सी ग्लेशियर, इसी का भाग है आंग्सी ग्लेशियर। आंग्सी ग्लेशियर, आंग्सी ग्लेशियर, आंग्सी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जो पूरब की ओर प्रवाहित होती हुई जाती है। इस तरह से जो पूरब की ओर प्रवाहित होती हुई जाती है। इस रिवर को तिब्बत में, इस रिवर को तिब्बत में, ये सारा का सारा तिब्बत है, ठीक है। ये सारा का सारा तिब्बत में, मैप में देखते चलें। इस रिवर को तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश के पास स्थित नामचाबरवा पर्वत, यहीं पर नामचाबरवा पर्वत है, ये नामचाबरवा पर्वत। यह नदी नामचाबरवा पर्वत श्रेणी से होती हुई भारत में प्रवेश करती है। ये यूटर्न, यहीं पर यूटर्न लेकर के भारत में एंटर कर जाती है। और भारत के किस स्टेट में एंटर करती है? अरुणाचल प्रदेश में। ये सारा का सारा स्टेट कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जब यह नदी एंटर करती है, तब इस नदी का नाम जो होता है, तब इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है, दिहांग के नाम से, ठीक। तब इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश से निकलने के बाद यह नदी भारत के असम राज्य में पहुंचती है, असम स्टेट में, ठीक। असम स्टेट में पहुंचने के बाद यहीं पर पड़ता असम, यहीं पर एक बॉर्डर पे पड़ता सदिया। ये जो है, इस सदिया है, सदिया के आगे दिहांग नदी का नाम सदिया से आगे पड़ता है ब्रह्मपुत्र। अब इसका नाम क्या पड़ गया? ब्रह्मपुत्र। असम स्टेट में।
असम स्टेट में जब यह नदी एंटर करती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। असम नदी से निकलने के बाद असम स्टेट का लास्ट जो पॉइंट है वो है धुबरी। यहीं पर एक पॉइंट पड़ता है धुबरी, स्थान धुबरी, यानी सदिया से धुबरी तक इस नदी का जो नाम रहता है वो रहता है ब्रह्मपुत्र। धुबरी पर ये फिर से एक मोड़ लेती है और दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। दक्षिण की ओर मुड़ करके बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। ये बांग्लादेश है पूरा का पूरा, ये बांग्लादेश। बांग्लादेश में जैसे ही यह नदी एंटर करती है, बांग्लादेश में इस नदी का नाम पड़ जाता है जमुना। जमुना, बांग्लादेश में इस नदी का नाम पड़ता है जमुना। ठीक, तो देखिए पूरी की पूरी ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक देख लेते हैं, जब ये निकलती है, जब इसका ओरिजिन होता है तिब्बत से, आंगसी ग्लेशियर से। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास स्थित चेमा यूनू ग्लेशियर का हिस्सा जो है आंगसी ग्लेशियर है। आंगसी ग्लेशियर से जब यह नदी निकलती है तब तिब्बत में इसको जाना जाता है यारलुंग सांगपो के नाम से। यारलुंग सांगपो। ठीक, और जब यह नामचा परवा पर्वत के पास यूटर्न लेकर के जब भारत के अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसको जाना जाता है दिहांग के नाम से। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को जाना जाता है दिहांग के नाम से। ठीक, अरुणाचल प्रदेश से निकलने के बाद सदिया से, यानी कि असम में, अरुणाचल प्रदेश से निकलने के बाद कहां एंटर कर जाएगी? असम स्टेट में। तो असम में इस नदी को जाना जाता है ब्रह्मपुत्र के नाम से। तो असम में इस नदी को जाना जाता है ब्रह्मपुत्र के नाम से। ठीक, असम से निकलने के बाद जब यह नदी बांग्लादेश में एंटर करती है तो बांग्लादेश में इसको जाना जाता है जमुना के नाम से। बांग्लादेश में इसको जाना जाता है जमुना के नाम से। ठीक, तो यह नदी 3 देशों से होकर प्रवाहित होती है। तिब्बत जो चीन का हिस्सा है, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। तिब्बत में यारलुंग सांगपो, भारत में 2 नामों से जाना जाता है दिहांग और ब्रह्मपुत्र। दिहांग कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में, और ब्रह्मपुत्र असम में। बांग्लादेश में जमुना के नाम से। ठीक, तो पूरे के पूरे सिस्टम को कहा जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। लेकिन ब्रह्मपुत्र जो नाम है इस नदी का वो केवल असम में रहता है, भारत के असम स्टेट में रहता है। कहां से कहां तक? सदिया से धुबरी तक। ठीक, इससे आगे देखते हैं जरा। अब जैसा कि आप जानते हैं गंगा उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है। उत्तराखंड से निकलने के बाद ये गंगा नदी है। ठीक, ये गंगा आई इधर से। गंगा उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में होती हुई पश्चिम बंगाल में आकर के दो भागों में बढ़ जाती है। एक पश्चिम बंगाल में एक भाग इसका हुगली के रूप में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है, हुगली। और जो मुख्य धारा है वो बांग्लादेश में एंटर करती है। ठीक, और बांग्लादेश में आकर के गंगा का नाम पड़ जाता है पद्मा। यहां पर आकर के इसका क्या नाम पड़ जाता है? पद्मा। पद्मा नदी जब बांग्लादेश में एंटर करती है और बांग्लादेश में एंटर करने के बाद जाकर के जमुना से मिल जाती है। ठीक, पद्मा नदी जमुना से मिल जाती है और जमुना से मिलने के बाद पद्मा के रूप में मुख्य धारा क्या कहलाएगी? पद्मा। मुख्य धारा क्या कहलाएगी? पद्मा। पद्मा के नाम से ही आगे बढ़ती है। और अब इसी रिवर में मणिपुर से एक नदी निकल करके आती है। कहां से? मणिपुर से, जिसको बराक नदी या मेघना नदी, बराक या मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। अभी बताऊंगा बराक और मेघना में। बराक या ये मणिपुर से निकल करके आती है। जब मेघना नदी पद्मा नदी से आकर के मिलती है तब यह नदी मेघना के नाम से, अब किस नाम से आगे चलेगी? मेघना के नाम से।
तब यह नदी मेघना के नाम से आगे चलती है और मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में अपना जल प्रवाहित करती है। ठीक, बंगाल की खाड़ी में किस नाम से गिरती है? मेघना के नाम से। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू था पूरी की पूरी ब्रह्मपुत्र नदी पर। अब इसी पूरे के पूरे व्यू को हम अच्छे से समझेंगे, पूरा का पूरा चित्र बना करके। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां देखेंगे, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लें। दोस्तों यहां पर हमने देखा, अब इसी चीज को हम यहां थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से अब हम इसको यहां पर बनाएंगे। ठीक है, आप देखेंगे जरा, ये देखिए, सबसे पहले यहां पर आंग्सी ग्लेशियर, आंग्सी ग्लेशियर मानसरोवर झील के पास ही स्थित, ठीक, जो अभी ने पढ़ा था, मानसरोवर झील के पास ही स्थित चेमायुनलुंग ग्लेशियर का ही हिस्सा है आंग्सी ग्लेशियर। तो आंग्सी ग्लेशियर से पूरब की ओर प्रवाहित होती हुई नदी निकलती है, जिसको तिब्बत में, ये तिब्बत वाला पोर्शन है सारा का सारा, ये सब का सब तिब्बत वाला ऊपर का, ये सारा का सारा तिब्बत है, जिसको तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। यहां पर नामचाबरवा पर्वत, ये नामचाबरवा पर्वत, नामचाबरवा पर्वत, नामचाबरवा पर्वत के पास यू टर्न लेकर के ये भारत में एंटर होती है। ये भारत का सारा पोर्शन आ गया। ठीक, ऊपर का तिब्बत, ये सारा का सारा भारत। नामचाबरवा पर्वत के पास भारत में एंटर होती है और भारत के किस स्टेट में? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? अभी पढ़ा हमने, दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक, अरुणाचल प्रदेश से निकलने के बाद ये असम स्टेट में प्रवेश करती है और असम में यहां पर सदिया, यहीं पर पड़ता है हमारा क्या? सदिया, ये सदिया। सदिया से धुबरी तक, सदिया से धुबरी तक, ये धुबरी। सदिया से, असम में सदिया से धुबरी तक, इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। यहां पर क्या नाम पड़ गया इसका? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। धुबरी के बाद ये बांग्लादेश में एंटर हो जाती है। धुबरी के बाद ये बांग्लादेश में एंटर हो जाती है और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? जमुना। यहां पर ये अब किस नाम से जानी जाएगी? जमुना के नाम से, जमुना के नाम से जाना जाता है। तो अब हम इस पर ही, इसी चित्र पर हम इसकी सहायक नदियां देखेंगे। देखिए, सबसे पहले सदिया के पास ही स्थित है पासीघाट। सदिया के पास ही एक स्थान है पासीघाट। पासीघाट, ठीक। तिब्बत से, ऊपर तिब्बत से ही दो नदियां निकल करके आती हैं, दो नदियां निकल करके आती हैं। एक बार इसका ना बायां तट और दायां तट समझ लेते हैं। देखिए, पूरब की ओर जा रही है, ऊपर का तट बायां तट या उत्तरी तट और नीचे का तट दायां तट या दक्षिणी तट। अब यहां करके इसकी दिशा चेंज हो गई, यहां करके इसकी दिशा चेंज हो गई है। तो ऊपर का तट उत्तरी तट और नीचे का तट दक्षिणी तट, ठीक। देखिए, तिब्बत से निकल करके एक नदी आती है दिहांग। ये दिहांग नदी है, ध्यान से देखना, ये दिहांग है। इसको किस नाम से जाना जाता है? दिहांग। लेकिन जो ऊपर से नदी आती है उसका नाम है दिबांग। दिबांग, दिबांग रिवर
तिब्बत से निकल करके आती है। कहां से निकल रही है? तिब्बत से, तिब्बत से। और एक कौन सी रिवर है? दिबांग, दिबांग। दिबांग रिवर तिब्बत से निकल करके आती है और पासी घाट के पास आकर के ब्रह्मपुत्र रिवर में मिल जाती है। तिब्बत से ही एक और रिवर निकल करके आती है जिसका नाम है लोहित। यहीं से तिब्बत से एक और नदी निकलती है जो पासी घाट के पास ही आकर के इसमें मिल जाती है। इस नदी का नाम है लोहित, लोहित नदी। ठीक, तो तिब्बत से दो नदियां निकल करके आती हैं, दिबांग और दिबांग, दिहांग नहीं है, दिहांग अलग है, दिहांग की सहायक नदी है दिबांग। दिबांग और लोहित आकर के पासी घाट के नजदीक आकर के मिल जाती हैं। लोहित नदी को एक और नाम से जाना जाता है खूनी नदी, खूनी नदी। खूनी नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। लोहित नदी पर ही एक पुल बना हुआ है जिसका नाम है ढोला सदिया या भूपेन हजारिका पुल, भूपेन हजारिका पुल। ठीक, तो लोहित नदी को खूनी नदी के नाम से जाना जाता है और इसी नदी पर ढोला सदिया या भूपेन हजारिका पुल बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। आगे तिब्बत से ही एक और नदी निकलती है, तिब्बत से ही एक और नदी निकल करके आती है, तिब्बत से ही एक और नदी निकल करके आती है जिसका नाम है सुबनसिरी, सुबनसिरी। तो सुबनसिरी नदी तिब्बत से निकल करके आती है, ऊपर से। कहां से निकल रही है? तिब्बत से, तिब्बत से निकल करके आती है सुबनसिरी नदी और आकर के ब्रह्मपुत्र रिवर में असम में, कहां? असम में, असम में आकर के ब्रह्मपुत्र रिवर में ये मिल जाती है। ठीक, सुबनसिरी के बाद अगली जो सहायक नदी है, इधर आप देखना, ये जो नदी आ रही है सारी की सारी ये अपने बनाई है, आप यहां भी समझ लें, ये नदी ऊपर से आ रही है इस तरीके से, तिब्बत से निकल कर आती है और सदिया के आगे आकर के सुबनसिरी रिवर इसमें मिल जाती है इस तरह से। ठीक, अब आगे नागालैंड, आगे कहाँ? नागालैंड से एक और नदी निकलती है, नागालैंड से इस तरह से, नागालैंड से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है धनसिरी। तो नागालैंड, इधर नागालैंड, ये क्या है? नागालैंड। नागालैंड में लीसांग पहाड़ी से, कहां से? लीसांग पहाड़ी से, लीसांग पहाड़ी से एक और रिवर निकलती है जिसका नाम है धनसिरी, जिसका नाम है धनसिरी। ठीक, धनसिरी रिवर जाकर के ब्रह्मपुत्र रिवर में मिल जाती है। कहां से आती है? नागालैंड से, ये धनसिरी रिवर। ठीक, धनसिरी रिवर के बाद इसको मिटा दें, ठीक है। धनसिरी रिवर के बाद इसके उत्तरी तट से आकर के एक और नदी निकलती है जो भारत और तिब्बत की सीमा से निकलती है, भारत और तिब्बत की सीमा से, भारत और तिब्बत की सीमा से निकल करके एक और रिवर आती है जो इसमें आकर के मिल जाती है जिसका नाम है कामेंग। ये कौन सी नदी है? कामेंग नदी, कामेंग नदी। कामेंग नदी भारत और तिब्बत की सीमा से निकलती है, ये भारत तिब्बत की सीमा से निकलती है। भारत तिब्बत सीमा से ओरिजिनेट होती है और आकर के कहां मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र रिवर में आकर के मिल जाती है। देखिए इसी नदी के रास्ते में पड़ता है हमारा कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नाम सुना होगा आपने, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कामेंग नदी के रास्ते में ही पड़ता है। तो कामेंग नदी जो है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती है। देखिए सुबनसिरी के बारे में एक बात और जान लें, सुबनसिरी नदी के बारे में। सुबनसिरी नदी पूरी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र की
सबसे बड़ी सहायक नदी। सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कामेंग, कामेंग के बाद यहां भूटान से, यहां से कामेंग के बाद यहां भूटान से दो नदी निकलती हैं। एक तो मानस नदी निकल करके मानस नदी निकलती है और ब्रह्मपुत्र रिवर में मिल जाती है, और एक और रिवर है संकोस रिवर, जो धुबरी में जाकर के, धुबरी के पास जाकर के ब्रह्मपुत्र रिवर में मिल जाती है। तो भूटान से, कहां से? भूटान से। भूटान से दो रिवर निकलती हैं। पहली रिवर मानस नदी। मानस नदी निकलती है भूटान से, और एक और रिवर निकलती है जिसका नाम है, भूटान से ही एक और रिवर निकलती है और जो धुबरी के पास जाकर के इसमें मिल जाती है। इसका नाम है संकोस नदी। संकोस नदी, संकोस नदी के बारे में जान ले। संकोस नदी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि संकोस नदी भूटान की सबसे बड़ी नदी है। संकोस नदी भूटान की सबसे बड़ी नदी है, और संकोस नदी, ये जो संकोस नदी है, ठीक है, संकोस नदी भूटान की सबसे बड़ी नदी है, भूटान की सबसे बड़ी नदी, और ये संकोस नदी पश्चिम बंगाल और असम की सीमा बनाती है। पश्चिम बंगाल व असम की सीमा, असम की सीमा बनाती है। ठीक, ये संकोस नदी। क्लियर? ठीक। धुबरी के बाद अब ये ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ एंटर कर गई? बांग्लादेश में। ये बांग्लादेश वाला पार्ट आ गया, ये सारा सारा बांग्लादेश। बांग्लादेश में एंटर करने के बाद इसको जाना जाता है जमुना के नाम से। अब आगे इसी में सिक्किम से, भूटान के बाद क्या आ गया? देखो, भूटान के बाद सिक्किम। सिक्किम से एक नदी निकलेगी, तीस्ता नदी, और जो जाकर के इससे डायरेक्ट बांग्लादेश में जाकर के मिलती है। तो भूटान के बाद आगे सिक्किम से, भूटान के बाद आगे सिक्किम से एक नदी निकलती है जो डायरेक्ट जाकर के इससे बांग्लादेश में जाकर के मिलती है। इस नदी का नाम है तीस्ता नदी। तो तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है और डायरेक्ट कहां जाकर के मिलती है? बांग्लादेश में जाकर के इससे मिलती है। क्लियर? ठीक। अब इधर से आपको पता ही है, इधर से गंगा आती है और गंगा आकर के इस जमुना में मिल जाती है। गंगा आकर के इस जमुना में मिल जाती है, और किस नाम से मिलती है? पद्मा के नाम से। किस नाम से मिलती है? पद्मा के नाम से। ये बांग्लादेश में पद्मा के नाम से आने जाती है, और ऊपर गंगा। ठीक, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से, यहां से आगे क्या आ गया? बांग्लादेश। यहां से बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में आकर के इसका नाम चेंज हो जाता है और क्या पड़ता है? पद्मा। और इसकी मुख्य धारा किस नाम से आगे बढ़ती है? इसकी मुख्य धारा पद्मा के नाम से ही आगे बढ़ती है। ठीक। अब इसी पद्मा में मणिपुर से, कहां से? मणिपुर से। इसी पद्मा में इधर मणिपुर से, ये मिटा देते हैं, मणिपुर से, इसी पद्मा रिवर में मणिपुर से एक नदी निकलती है, ठीक, जिसका नाम है बराक नदी। बराक नदी निकलती है और जाकर के किससे मिलती है? बराक। यहां से ओरिजिनेट जब होती है ये नदी, तो बराक नदी कहा जाता है इसको। ठीक। जब बांग्लादेश में एंटर कर जाती है तो इसको कहा जाता है मेघना नदी। मेघना नदी। ठीक। तो मेघना जाकर के किससे मिलती है? पद्मा से मिलती है, और इसकी अब जो मुख्य धारा है वो किस नाम से आगे चलेगी? मेघना के नाम से। मेघना के नाम से आगे चलती है, और मेघना के नाम से आगे चल करके और आगे जाकर के कहां? नीचे क्या जाता है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपना जल गिरा देती है। लेकिन बंगाल की खाड़ी में जल गिराने से पहले बंगाल की खाड़ी में जाने से पहले ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है।
जब ये इसमें एंटर करेगी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, लेकिन उससे पहले क्या बना लेगी, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। तो सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक। तो ये इस तरह से हमने देखा पूरे की पूरी ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक, पूरी की पूरी ब्रह्मपुत्र रिवर। एक बार इधर समझ लेते हैं जरा, एक बार मैं इधर समझा देता हूं आपको। देखिए यहां से ये तिब्बत वाला एरिया आ गया, ये जो एरिया, ये सारा का सारा तिब्बत वाला एरिया, ठीक। तिब्बत से आंगसी ग्लेशियर से निकली ब्रह्मपुत्र नदी, और तिब्बत में इसको किस नाम से जाना गया, यारलुंग सांगपो के नाम से इसको जाना गया। यारलुंग सांगपो आगे पूरब की तरफ बढ़ी और नामचबरवा पर्वत के पास, नामचबरवा पर्वत के पास यहीं पर मध्य हिमालय को काटकर, कौन से हिमालय को काटती है, यहीं पर मध्य हिमालय को काट करके यह नदी भारत में प्रवेश कर जाती है। और भारत के किस स्टेट में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जब ये एंटर करती है तो इसको दिहांग नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया आ गया। अरुणाचल प्रदेश में ये किस नाम से जानी जाती है, दिहांग नाम से जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश से निकल करके ये असम में प्रवेश कर जाती है, और असम में सदिया से धुबरी तक, कहाँ तक, सदिया से धुबरी तक इसको ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। ये सारा का सारा पोर्शन ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है, क्लियर। फिर ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से आगे जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है, तो बांग्लादेश में एंटर करने के बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है, जमुना। अब सदिया के पास ही पासी घाट स्थान पड़ता है। पासी घाट पर आकर के तिब्बत से आकर के दो नदियां इसमें आकर के मिलती हैं, एक तो दिबांग, एक कौन सी, दिबांग, और एक लोहित। लोहित को खूनी नदी भी कहा जाता है, ठीक है, लोहित को खूनी नदी भी कहा जाता है। लोहित पर ही ढोला सदिया या भूपेन हजारिका पुल स्थित है। इसके बाद तिब्बत से सुबनसिरी नदी निकल करके आती है और ब्रह्मपुत्र रिवर में असम में जाकर के मिल जाती है। सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यहीं पर एक बात मैं आपको बता देता हूँ, पासी घाट से जब निकलती है, पासी घाट से निकलने के बाद यह नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है। अब गुम्फित जलमार्ग क्या होता है वो समझिए, यहीं पर समझा देते हैं। मुख्य धारा ये हो गई, ठीक, मुख्य धारा ये हो गई। आपने देखा होगा नदी कभी कभी क्या होती है, मुख्य धारा को छोड़ करके, मुख्य धारा तो बह रही है और इधर के रास्ते से जाएगी, इधर के रास्ते से भी चली जाएगी आगे, ठीक है, इधर के रास्ते से भी आगे जाएगी, इधर के रास्ते से भी जाएगी, कई धाराओं में जाकर के बढ़ जाती है और आगे फिर से एक ही नदी के रूप में आगे बढ़ जाती है। तो इस तरह के जलमार्ग को क्या कहा जाता है, गुम्फित जलमार्ग कहा जाता है। तो ये बीच बीच में जगह छोड़ देती है, देखो बीच में जगह छोड़ रही है, तो बीच बीच में ये जगह छोड़ देती है। अब जब यहाँ पर ये गुम्फित जलमार्ग बनाती है तो यहीं पर गुम्फित जलमार्ग बनाती है तो यहीं पर इस पर एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है माजुली द्वीप। ये कौन सा द्वीप है, माजुली द्वीप। यहीं पर इस पर एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आप नोट कर लें, माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक, और यह भारत का एकमात्र नदी जिला भी है। असम सरकार ने, असम में तो है, ठीक है, ये सदिया से धुबरी तक क्या है, असम है, तो असम में तो पड़ेगा माजुली द्वीप। तो असम सरकार ने इसको एक नदी जिला भी घोषित किया है। तो भारत का पहला नदी जिला है और विश्व का सबसे बड़ा ये नदी द्वीप है। जो माजुली द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, क्लियर। और यहीं पर यह गुम्फित जलमार्ग भी बनाती हुई चलती है। सदिया से धुबरी तक ही जो हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है, जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है, वो सदिया से धुबरी तक ही ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया से कहां तक है, धुबरी तक है, और किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र रिवर पर स्थित है, क्लियर। सुबनसिरी के बाद आकर के धनसिरी मिलती है इसमें। सुबनसिरी के बाद आकर के धनसिरी, जो कहां से निकल करके आती है, नागालैंड से। धनसिरी के बाद फिर कामेंग नदी मिलती है इसमें आकर के, जो भारत तिब्बत सीमा से आती है होकर के, और कामेंग नदी के रास्ते में ही कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है, ठीक। इसके बाद भूटान आ जाता है। भूटान से 2 नदी निकलती हैं, मानस और संकोश। संकोश भूटान की सबसे बड़ी नदी है। संकोश पश्चिम बंगाल और असम की सीमा निर्धारण करती है।
संकोच धुबरी पर जाकर मिलती है। धुबरी के बाद ये कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जाने के बाद सिक्किम से एक नदी निकल करके आती है, तीस्ता नदी, जो डायरेक्ट बांग्लादेश में जाकर के इससे मिलती है। आगे जाकर के जो गंगा है बांग्लादेश में आकर के पद्मा कहलाती है, और पद्मा किससे? जमुना से जाकर के मिल जाती है, और इनकी मुख्य धारा पद्मा के नाम से ही आगे बढ़ती है। पद्मा में मणिपुर से निकल करके आती है मेघना नदी, बराक या मेघना नदी। मेघना नदी जब इसमें मिल जाती है तो इनकी मुख्य धारा किस नाम से आगे बढ़ती है? मेघना नदी से आगे बढ़ती है, और बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपना जल गिराती हैं। लेकिन उससे पहले विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा ये बनाती हैं। क्लियर? तो ये पूरी की पूरी हो गई हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। तो दोस्तों बिल्कुल आप अपने कॉपी में इसको नोट कर लें, ठीक। इस पूरे फिगर को अगर आप फिगर के थ्रू याद कर सकते हैं तो फिगर को आप इसको बना लें अपनी कॉपी में, और बार बार इसको बना करके देखें। 2-3 बार जब 2-3 बार आप इसको बना लेंगे, आप खुद ब खुद ही कौन कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है खुद ही खुद आप समझ जाएंगे। जो जो मैंने पॉइंट बोले हैं वो आप नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी में, और आप बार बार इसका रिवाइज करते रहें, ठीक। आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, हम आपके साथ बने हुए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।